अभी तक हम लोग फिजिक्स की शुरुआत कर चुके हैं और कल हम लोग सदिश के बारे में देखे थे। आज हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे विराम और गति। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं विराम और गति। तो सबसे पहले देखिए, हमको विराम, इंग्लिश में उसको कहते हैं रेस्ट। विराम का मतलब होता है अगर कोई भी वस्तु समय के साथ अपना स्थान में परिवर्तन नहीं करे। किस में परिवर्तन ना करे? समय के साथ किस में परिवर्तन ना करे? स्थान में। तो उसको हम किस में समझते हैं? विराम में समझते हैं। जैसे एक पेड़ हमेशा समय के साथ साथ अपने स्थान पे ही खड़ा रहता है, बिजली का पोल अपने के समय के साथ अपने स्थान पे खड़ा रहता है, यानी कभी चेंजिंग नहीं होता है, तो उसको हम विराम में समझते हैं। और अगला शब्द एक है गति, इंग्लिश में उसको मोशन कहते हैं। अगर कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन लाए, समय के साथ अपने स्थान में क्या लाए? परिवर्तन लाए, तब हम उसे गति में समझते हैं। जैसे चलती हुई ट्रेन एक समय के साथ दूसरे जगह पहुँचे। जैसे 9 बजे अगर बेतिया स्टेशन पे हो तो ठीक 10 बजे वो मोतिहारी स्टेशन पे पहुँच जाती है। मतलब 1 घंटा के समय के अंतराल में अपना एक जगह से दूसरे जगह चली गई तो वह गति में कहलाएगी। अगर वहीं रुकी रह जाती तो वह विराम में कहलाती। साइकिल चलाता हुआ बालक भी गति के अंतर्गत आएगा। चलिए, एक यहाँ इम्पोर्टेंट बात समझना है कि विराम और गति एक दूसरे के अपेक्षित होते हैं, अर्थात रिलेटिव होते हुए। इस बात को समझिए। जैसे हम मान लीजिए अगर एक बस में बैठे हैं, तभी हम बस में बैठे हैं और बस चल रही है। एक बालक जो रोड पे खड़ा हो तो वह हमको देखेगा तो हमें गति में महसूस करेगा, क्योंकि हम उसको भागते हुए नजर आएंगे, जबकि हम ऑलरेडी क्या है? बैठे हुए हैं। जबकि वो हम बैठे हुए लड़का को हम गति में दिखाई देते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम बस से उस बालक को देखें तो वह बालक हमें पीछे की तरफ भागता हुआ नजर दिखाई देगा, जबकि ठीक इसका उल्टा होगा। क्या? वो लड़का ऑलरेडी अपने जगह पे खड़ा है, जबकि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे यह जाहिर होता है कि गति और विराम एक दूसरे के अपेक्षित अर्थात रिलेटिव है। चलिए, कोई भी वस्तु जब वह विराम से गति की तरफ मूव करेगी तो कहीं ना कहीं वह एक लंबाई को तय करेगी। क्या तय करेगी? लंबाई तय करेगी। यह लंबाई 2 तरह का होगा। एक अदिश होगा, एक क्या होगा? सदिश। अदिश और सदिश से ही आप समझ गए होंगे, कल हम पढ़े थे कि जब कभी भी किसी दिशा का ज्ञान नहीं हो तो अदिश कहलाता है, और जब वहाँ दिशा दे दिया गया हो तो क्या कहलाता है? सदिश। तो वहीं अगर लंबाई एक दिशाहीन हो, यानी बिना वह दिशा के तय कर रही हो, तो उसे हम दूरी कहेंगे। यानी जितना वह लंबाई तय कर ले बिना किसी दिशा में, उस वास्तविक लंबाई को हम क्या कहेंगे? दूरी। किसी भी पिंड के द्वारा एक बिना दिशा में तय की गई वास्तविक लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। लेकिन अगर कोई पिंड या कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में अगर कोई दूरी को तय करती है तो हम उसको क्या कहते हैं? यानी लंबाई को तय कर उसको क्या कहेंगे? विस्थापन। या जनरली भाषा में हम समझ सकते हैं कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ही विस्थापन के बराबर होता है। पिंड कहाँ गया उससे मतलब नहीं है, वह अंतिम और शुरू। जैसे मान लीजिए पिंड हमारा यहाँ से ऐसे घूमते हुए जा रहा है ए, और कहाँ चला गया? बी। अगर हमसे पूछा जाएगा विस्थापन, तो यह बीच की मार्ग से हमें कोई मतलब नहीं। हमको हमेशा किससे मतलब होगा? शुरू और अंतिम। शुरू और अंतिम जो लाइन हमको मिलेगा, यही लंबाई, यानी ए बी, वेक्टर ए बी, यही विस्थापन होगा। या किसके बराबर होगा? विस्थापन के। ये जो वक्र मार्ग दिख रहा है, यह वक्र मार्ग आपको दूरी को बताएगा। जो दिशाहीन है, बिना किसी दिशा के रेंडमली मूव कर रहा है, तो यह पूरी लंबाई दूरी को दर्शाएगा। जबकि ये सीधा मार्ग शुरू और अंतिम वाले पॉइंट को जो दर्शाने वाली लंबाई है, वह क्या कहलाएगी? विस्थापन। एक और बात यहाँ ध्यान दें कि लंबाई का SI मात्रक हम पहले पढ़े थे, क्या होता है? मीटर। इसीलिए दूरी का SI मात्रक भी क्या होगा? मीटर। ठीक लंबाई का ही पार्ट विस्थापन है, इसलिए विस्थापन का भी SI मात्रा क्या होगा? मीटर होगा। अगला बात समझिए, अदिश हर हमेशा धनात्मक होता है, वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। उसी तरह दूरी भी हर हमेशा धनात्मक होता है, वो कभी शून्य नहीं हो सकता है। विस्थापन जब हम सदिश पढ़े थे तो वहाँ पढ़े थे कि वह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। तो इसीलिए विस्थापन भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों में से कोई भी हो सकता है। चलिए, एक हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक बालक ए शहर से सी शहर तक जाता है तो उसके द्वारा दूरी और विस्थापन ज्ञात करें, जबकि यहाँ फिगर हमको दिया गया है।
तो इस फिगर के अनुसार अगर हमको दूरी ज्ञात करना हो तो बालक ए से पहले कहाँ गया है बी, तो उसका दूरी हो जाएगा ए बी, प्लस बी से कहाँ गया सी, तो उसका दूरी हो जाएगा 20। या दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, ए बी का वैल्यू 3, बी सी का वैल्यू 4 और जोड़ने के बाद हमें कितना होगा 7 किलोमीटर। लेकिन वही बात करें विस्थापन की, देखिए विस्थापन का होता है शुरू और अंतिम, तो शुरू वाला पॉइंट ए, अंतिम पॉइंट सी, इसको मिलाइए तो मिलाने के बाद हमारा यही ना AC प्राप्त हुआ। इसमें हम एरो इसलिए दे रहे हैं कि यह दिशा को दर्शाता है। कल हम लोग पढ़े थे कि विस्थापन हमेशा दिशा दर्शाता है, उसे एरो से डिनोट करते हैं कि कहाँ से कहाँ जाना है। यह टिल बताता है शुरू और एरो बताता है अंतिम। आइए तो यहाँ से हम देख रहे हैं समकोण त्रिभुज बना है, तो कहीं ना कहीं एक कर्ण हो गया, तो त्रिभुज का कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो हमारा कितना हो जाएगा 9 + 16 = 25, और इसका वैल्यू रूट से बाहर निकलेगा 5 किलोमीटर। चलिए ये हम समझ गए यहाँ दूरी और विस्थापन। ठीक इसी तरह का अगला क्वेश्चन हमको मिलेगा, VBI क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। डाटा अलग रहेगा लेकिन क्वेश्चन यही रहता है। देखिए कह रहा है राम घर से स्कूल जाता है जो उसके घर से 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। अगर वह स्कूल से पुनः वापस अपने घर पहुंच जाता हो तो उसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या करें, ज्ञात करें। तो जब हम बात करेंगे दूरी की तो भैया जब वो अपने घर से स्कूल गया कितना किलोमीटर 5 गया, फिर जब लौटेगा तो 5 किलोमीटर फिर दूरी तय करेगा, तो टोटल मिलके कितना 10 किलोमीटर हो गया। लेकिन वहीं अगर हम चर्चा करें विस्थापन की तो देखिए यहाँ थोड़ा सा गौर है, जब वो अपने घर से स्कूल की तरफ बढ़ा तो यह एक दिशा में तय किया तो हम ले लेते हैं +5, लेकिन जैसे वह लौटेगा तो एक उल्टा दिशा हो गया, तो उस समय हमको क्या लेना होगा -5। अब बराबर कितना हो गया 0। ऐसे भी हम कह सकते हैं अगर जहाँ से चले और पूरा घूमकर फिर वहीं पे पहुँच जाए तो हमारा नेट विस्थापन कितना के बराबर होगा 0 के। बाकी हम लोग आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन हमको दिया गया है कि दिए गए चित्र से विस्थापन तथा दूरी ज्ञात करें। यह चित्र हमको दिया गया है, कह रहा है कि यदि बालक A से B तक जाता है, मतलब अगर पॉइंट A से कोई बालक चलना शुरू करे और खटखट चलते चलते कहाँ पहुँच जाए B पे पहुँच जाए तो हमको दूरी और क्या ज्ञात करना है विस्थापन। जबकि यहाँ देखिए वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर दी गई है। तो अगर हम बात करते हैं दूरी की तो दूरी बराबर देखिए अगर A से अगर हम B तक जाए तो एक पूरे वृत्त की आधा भाग है, मतलब अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है कितना पाई। तो पाई का वैल्यू रख लेंगे 22/7 और R का वैल्यू हम यहाँ से 7 ले लेंगे। 7 से 7 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा 22 मीटर। लेकिन वही ज्ञात करना हो विस्थापन, तो विस्थापन कहता है शुरू और अंतिम बिंदु। तो A और B की आली रेखा को अगर मिलाए तो यह किसको प्रदर्शित कर रहा है व्यास को। व्यास को क्या कहते हैं D बराबर होता है कितना 2 गुने त्रिज्या बराबर कितना 14 मीटर हो गया। वहीं दूसरा क्वेश्चन अगर देता कि यदि बालक A से B तथा C से होकर पुनः A पर पहुंचता है, मतलब A से शुरू करता है और B C होते हुए पुनः A पे पहुंच जाता है, तो दूरी क्या होगा। तो इस कंडीशन में दूरी बराबर, चूंकि बालक पूरा एक वृत्त का चक्कर लगाता है इसलिए वह 2πr के बराबर दूरी तय करेगा। और 2πr का बड़ा फॉर्मूला यहाँ रख लेंगे। 2π का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 44 मीटर। लेकिन बात करें विस्थापन, तो विस्थापन क्या कहता है शुरू और अंतिम पॉइंट। तो अगर यहाँ से लड़का चलना शुरू किया पुनः यहीं पे पहुँच गया तो शुरू और अंतिम पॉइंट एक ही बिंदु पे है, इसलिए विस्थापन कितना हो गया 0। विस्थापन क्या हो गया 0 हो गया। चलिए 2 यहाँ नोट हम ध्यान रखेंगे। अगर किसी वाहन में दूरी मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं ओडोमीटर। जैसे हमारे वाहन में 2 तरह के होते हैं, एक स्पीड को नापने वाला, एक कितना किलोमीटर की हमने दूरी तय किया था। जो दूरी को तय करने वाले यंत्र होते हैं उनको हम ऑटोमीटर कहते हैं। अगला एक देखिएगा, हमेशा यह क्वेश्चन पूछा जाता है
कि अगर एक पिंड सरल पाथ पर एक ही दिशा में गतिशील हो तो उसके विस्थापन और दूरी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बाकी हम आगे देखते हैं। अब हम लोग गति के बारे में देखते हैं। तो गति देखिए, जब कोई पिंड समय के साथ अपने स्थान में अगर परिवर्तन लाता है तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं वो अपने रफ्तार में आया। तो रफ्तार का मतलब गति हुआ। गति दो तरह से होता है, एक तो वो दिशा के साथ रहित हो यानी बिना दिशा के गति कर दे, एक तो दिशा युक्त यानी एक दिशा में गति करे। तो जब दिशा रहित गति करेगा तो उस कंडीशन में हम उसको चाल कहेंगे, और जब दिशा युक्त गति कर दे तो उसको हम वेग कहेंगे। अब यहाँ से हम चाल का डिफिनेशन क्या लेंगे। चाल को इंग्लिश में हम लोग स्पीड कहते हैं और वेग को इंग्लिश में हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। देखिए, तो हम अब चाल का अगर डिफिनेशन का है तो कोई पिंड प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी चाल बराबर हो जाएगा दूरी अब बटा क्या चीज, समय। चाल बराबर है दूरी बटा समय। अगर हम बात करें तो दूरी का SI मात्रक मीटर और समय का SI मात्रक कितना होता है, सेकेंड। तो इसीलिए चाल का SI जो मात्रक होगा मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकेंड। या कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखा होगा मीटर प्रति, मीटर और सेकेंड पर -1 होगा, प्रति के लिए वो बटा में हो जाएगा। चलिए, अगर बीमा सूत्र लिखना होगा चाहिए तो हम मात्रक से ही इसका बीमा सूत्र लिख लेते हैं। तो m क्या है, लंबाई को प्रदर्शित करता है, तो l हो जाएगा। और t-1 समय के लिए क्या होगा, t, अब माइनस है तो -1। नहीं तो इसको दूसरे हिसाब से भी लिख सकते हैं हम, m को भी इसमें यूज ला सकते हैं। तो m को लाएंगे तो यूज क्या हो जाएगा, m0 LT-1। ठीक है। चलिए, अब बात हम लोग करते हैं वेग की। तो प्रति एकांक समय में तय की गई विस्थापन को हम वेग कहते हैं। अब वेग जो है एक निश्चित दिशा में तय की गई विस्थापन है। और यहाँ से अगर हम वेग की बात करें तो वेग बराबर कितना हो जाएगा, विस्थापन बटा समय। और विस्थापन भी एक लंबाई है, इसीलिए इसका भी SI मात्रक मीटर और समय के लिए कितना, सेकेंड। तो SI मात्रक कितना हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। इसका बीमा सूत्र भी हम वही लिखेंगे कितना, LT-। तो यहाँ से हम कह सकते हैं चाल और वेग दोनों की SI मात्रक भी सेम है और बीमा सूत्र भी क्या है, सेम है। पहचान बस इतना ही है, जिसमें दिशा दे दे वह आपका वेग हो जाएगा, जहाँ दिशा की चर्चा न हो वहाँ क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। चलिए, अब एक हम बड़ा यूनिट की बात करते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में कहीं दिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 किलोमीटर का जगह पे हम लिख सकते हैं 1 किलोमीटर अब बटा कितना, 1 घंटा। अगर इसको मीटर में बदले तो कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। और घंटा को सेकेंड में बदले तो 60 मिनट, और फिर मिनट को सेकेंड में बदल दीजिए। आइए, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 मर्त में, 2 से डिवाइड करें 3 मर्त में, यानी कितना होगा 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। यानी हम कह सकते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यहाँ से 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होगा 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, या 1 मीटर प्रति सेकेंड बराबर होगा, पलट देंगे तो 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखने का तरीका समझिए, मीटर प्रति सेकेंड छोटा यूनिट है इसीलिए ऊपर छोटा नीचे बड़ा, और किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा यूनिट है इसीलिए ऊपर बड़ा और नीचे छोटा। चलिए, जैसे हमको एक क्वेश्चन यहाँ दे दिया गया है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदले, तो मीटर प्रति सेकेंड कैसा यूनिट है, छोटा कि बड़ा, छोटा है। मतलब 72 को छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे, और इससे गुना कराइए तो 18 से हम अगर 72 को डिवाइड करेंगे 4 मर्त में, और 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए, यहाँ ये क्वेश्चन हमको दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदले, या बड़ा यूनिट ना है तो अब बड़ा वाला को ऊपर रखेंगे तो 10 गुने 18/5, 5 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 में 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर कोई पिंड पॉइंट A से चलना आरंभ करे और पॉइंट B तक पहुंच जाए, अगर कोई पिंड का वेग बात करें पॉइंट A पर u हो और वह जाते जाते B पर उसका वेग अगर v हो जाए तो इसको हम कहेंगे शुरू का वेग। क्योंकि शुरू में वह u वेग से आरंभ किया था चलना,
तो इसीलिए शुरू के वेग को हम डिनोट करते हैं यू से और अंतिम वेग को हम डिनोट करते हैं किस से? भी से। इसका आगे हमको ज़रूरत पड़ेगा तो जब हम लोग देखेंगे। चलिए 2 नोट यहाँ हम लोग भी देख लेते हैं कि किसी भी वाहन के चाल को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर कहते हैं। और दूसरा नोट, एक सरल पाथ पर एक ही दिशा में गतिशील पिंड का चाल और वेग क्या होता है? बराबर। इसके पहले हम लोग देखे थे दूरी और विस्थापन क्या हो रहा था? बराबर। देखिए हम लोग आगे देखते हैं औसत चाल या औसत वेग। कहीं कहीं क्वेश्चन में चाल भी देता है, वेग देता है, बनाने का दोनों का विधि एक ही है, यानी एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड का। हर कंडीशन में हमारा औसत चाल या औसत वेग बराबर होता है कुल दूरी बटा समय। अगर वेग दिया है तो कुल विस्थापन बटा समय। चलिए औसत चाल को या वेग को हम डिनोट करते हैं, भी पर बार लगा दे या इसको हम ब्रैकेट से घेर दें दोनों तरफ से। चलिए जैसे हमको एक यहाँ फिगर दिया है कि कोई आदमी बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया और बी तक गया, जिसकी बीच की दूरी कितना है? x किलोमीटर और समय कितना लगा है? t1। वही आदमी बी से चलना शुरू किया और सी तक गया कि उसकी दूरी कितना है? y किलोमीटर और समय लगा t2। अब इसका औसत अगर हमको क्या निकालना हो, चाल या वेग, तो होगा कुल दूरी। तो कुल दूरी कितना होगा? x प्लस वाई या समय कितना होगा? t1 प्लस t2 हो गया। जैसे देखिए जैसे क्वेश्चन, जैसे राम बेतिया से 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तथा इसके आगे 25 किलोमीटर की दूरी 7 घंटा में तय करता हो तो औसत चाल क्या होगा? तो हम भी डैश बराबर कितना होगा? पहले कुल दूरी तो 15 प्लस 25 बटा 3 प्लस कितना? 7। 40 बटा 2। अब आइए, चूंकि 15 के लिए समय 3 था और 25 के लिए समय 7 था। ऊपर जोड़ेंगे तो 40 और नीचे को जोड़ेंगे तो 10 और 0 से 0 अगर कट जाता है तो कितना बचेगा? 4। अब देखिए अब यहाँ जो हम इसका ये साइन नोट क्या देंगे, चूंकि विस्थापन के लिए हम किलोमीटर और समय के लिए क्या चीज? घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं देखिए अगर हम एक यहाँ 2 केस देखते हैं जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। ये देखिए पहला केस देखते हैं। अगर कोई आदमी पॉइंट ए से चलना शुरू करता है पॉइंट बी तक यू वेग से और समय कितना लेता है वहाँ दूरी तय करने में? t समय। वही आदमी अगर बी से चलना शुरू करे, अगर भी वेग से यहाँ से अगर वाहन को चलाता है और t ही समय लेता है, मतलब दोनों केस में समय क्या लिया? समान लिया। तो औसत वेग या औसत चाल बराबर हो जाएगा u प्लस भी बटा 2, यानी दोनों के चाल को जोड़कर 2 से क्या कर देंगे? भागा। यह फार्मूला कब लगेगा? जब समय क्या हो? समान हो। लेकिन वही केस 2 की बात करते हैं। कोई आदमी ए से बी जाता है जिसकी बीच की दूरी कितना है? x है और ए से वह u वेग से चलना प्रारंभ किया है और बी से वह सी जब जाता है तो उसके ही बीच की दूरी कितना है? x है और यहाँ से किस दूरी से वेग से जाता है? v वेग से। यानी इस समय में दूरी दोनों का समय दूरी क्या है? समान है। तो हमारा औसत वेग बराबर होगा 2u बटा u प्लस क्या चीज? v। इस फार्मूला से हम यहाँ की औसत वेग निकालेंगे कब? जब दूरी समान हो। चलिए जैसे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गोलू 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है और उतना ही समय क्या है? उतना ही समय के लिए और 15 मीटर प्रति सेकंड की वेग से वापस आ जाता है, यानी दूसरे स्थान जाता है। तो औसत वेग क्या करें? ज्ञात करें। दोनों कंडीशन में समय क्या है? समान है। तो फार्मूला यह लग जाएगा। तो भी डैश बराबर कितना हो जाएगा? 5 प्लस 15 बटा 2 यानी 20 बटा 2 इक्वल टू कितना होगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा क्वेश्चन देखिए। जैसे डेविड एक ऑफिस जाता है किस वेग से? 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से और वह घर पुनः वापस आ जाता है कितना स्पीड से? तो उसका औसत क्या निकाले? चाल। देखिए भैया जब वो घर से अगर ऑफिस जाता है, ऑफिस से पुनः घर आता है तो हर हमेशा दूरी तो बराबर रहेगी,
ऐसा नहीं ना घर और ऑफिस का दूरी ज़्यादा और कम हो जाएगा, नहीं, तो मतलब यहाँ दूरी क्या है, समान है। तो फार्मूला हमारा क्या होगा, v डैश इक्वल टू 2 गुने 20 गुने v1। तो v1 यहाँ कितना है 20 गुने 30 बटा 20 प्लस 30। आइए ऊपर हम लिख लेते हैं 2 गुने 20 गुने 30 1200। अब बटा कितना हो जाएगा 50। 0 से 0 कट जाएगा और 5 से यह 6 और हम गुना करा देंगे तो कितना होगा 24 मीटर प्रति सेकंड। आगे हम लोग फिर देखते हैं। यहाँ पे हम लोग का एक टॉपिक देखते हैं त्वरण। इंग्लिश में इसको एक्सेलरेशन कहते हैं, इसको डिनोट करेंगे हम छोटा ए से। देखिए त्वरण का डिफिनेशन होता है कि किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को वेग का त्वरण कहा जाता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की क्या चीज को, दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो त्वरण बराबर हम लिख सकते हैं वेग परिवर्तन अब बटा क्या चीज, समय। दर का मतलब समय हो गया। अब आइए अगर हम त्वरण को नोट करें ए से, अब वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन का मतलब अंतिम वेग में से शुरू के वेग को घटा लेंगे, वही ना हमारा हो जाएगा परिवर्तन। तो अंतिम वेग को भी से नोट करते हैं, शुरू वेग को यू से, तो अंतर कर दिया समय के लिए क्या चीज, टी। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो v माइनस यू इक्वल टू 80। या अगर माइनस में है, अगर इक्वल टू को दूसरे साइड भेज तो क्या हो जाएगा प्लस, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा यू प्लस 80। यहाँ से देखिए हमको एक फार्मूला प्राप्त हो गया। अब ध्यान दीजिए अगर यहाँ हम एसआई यूनिट की बात करें त्वरण का, तो त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग का एसआई यूनिट कितना होगा, मीटर प्रति सेकेंड बटा समय के लिए सेकेंड। आगे बढ़ेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी एस यूनिट हम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और नहीं तो लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड और माइनस 2। वहीं अगर बीमा सूत्र की बात करें तो बीमा सूत्र में क्या होगा, या मीटर के लिए एल और समय के लिए टी और -2। वेग सदिश राशि है, इसलिए त्वरण भी क्या है, सदिश राशि है। और जानते हैं कोई भी सदिश जो है पॉजिटिव, निगेटिव और क्या शून्य तीनों होता है, इसीलिए हमारा त्वरण भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होगा। चलिए केस फर्स्ट, अगर हमारा त्वरण धनात्मक हो यानी ए ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, धनात्मक यानी पॉजिटिव हो, तो वस्तु का वेग बढ़ता जाएगा। केस 2, यदि पिंड का त्वरण 0 के बराबर हो तो वस्तु एक समान वेग से गतिशील होगी। समझिए एक समान वेग का मतलब या v और u दोनों बराबर होगा तब ना घट के ऊपर 0 आएगा, और 0 में t से भाग कीजिए तो 0, मतलब दोनों बराबर तब 0 आएगा। अब आइए केस 3, अगर a लेस देन 0 यानी निगेटिव हो, निगेटिव का मतलब अंतिम वेग कम हो जाए और शुरू का वेग ज्यादा हो जाए, तो मतलब वस्तु का वेग क्या हो गया, घट गया। तो हम कह सकते हैं केस 3 में यदि वस्तु का त्वरण निगेटिव में हो तो वस्तु का वेग घटता जाएगा। और ऋणात्मक त्वरण का एक दूसरा नाम होता है क्या चीज, मंदन। चलिए आगे देखते हैं। चूंकि इस चैप्टर पे ज़्यादा सबसे पहले बार गैलीलियो ने इसका शुरुआत किया था, इसीलिए इनसे संबंधित जो सूत्र समीकरण दिए गए उसको गैलीलियो के गति का समीकरण कहा गया। पहला समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ u को हम शुरू का वेग, v को अंतिम, s को विस्थापन और a को त्वरण और t को क्या करते हैं, समय। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस बार जो हमारा टेक्नीशियल का एग्जाम और एलपी का जो एग्जाम रेलवे का हुआ था, यानी आरआरबी का जो एग्जाम हुआ था, उसमें गैलीलियो ना देख के उसमें पूछा हुआ था न्यूटन के गति के सेकंड समीकरण क्या है, और यहीं आपको 3 ऑप्शन दिए गए थे। तो मतलब कि अगर न्यूटन के गति के समीकरण भी कहे और गैलीलियो के गति का समीकरण कहे, दोनों बात एक ही, ऐसा नहीं कि अलग अलग नहीं है। ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए गति के समीकरण पे हम कुछ प्रश्न को देखते हैं। इसमें 2 कंडीशन आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है तो उस कंडीशन में आप शुरू का वेग यानी u इक्वल टू आप 0 लेके चलिएगा। लेकिन वही क्वेश्चन में दिया है
कि जब वस्तु चलते चलते रुक जाती है या विराम में आ जाती है तब अंतिम वेग अर्थात v बराबर 0 लेके चलिएगा। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है एक रेलगाड़ी 11 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से चलती है। तो चलती है तो मतलब शुरू करती है, तो यह यू हो जाएगा, यू बराबर हो जाएगा 11 मीटर प्रति सेकेंड। आगे देखिए, ब्रेक लगने पर रेलगाड़ी 121 मीटर चलकर रुक जाती है। मतलब यहाँ दे दिया है एस बराबर 121 मीटर। तो विराम में आने में लगा समय, मतलब कि गाड़ी पूरा रुक जाए तो कितना समय लगेगा, मतलब कि v बराबर क्या चीज 0। विराम में आते ही अंतिम वेग को क्या ले लेते हैं 0। और हमको यहाँ t क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए हमको फार्मूला पुट करना है कि किस फार्मूले पे हम बैठाएं कि मिल लेता है। हमारे पास यही 3 फार्मूला पढ़े थे। तो देखिए यहाँ पे u v s और t दिया हुआ है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाए ताकि उससे हमको क्या मिल जाए, समय। पहला भी अगर फार्मूला लगाते तो आपको ये चाहिए, दूसरा में भी ये चाहिए और तीसरा में भी ये चाहिए। तो आइए, अगर पहला फार्मूला लगाइएगा तो उसमें u और v पता है लेकिन 80 नहीं, तो 2 अननोन होने से यह फार्मूला नहीं लग पाएगा, क्योंकि एक ही अननोन को हम फाइंड कर पाएंगे एक समीकरण से। दूसरे अगर इक्वेशन को पुट करते हैं तो यहाँ भी हमको a और t दोनों अननोन मिलेगा, तो हमारे काम की नहीं है ये भी फार्मूला। अब हम जब इसको देखते हैं तो v u और s हमको पता है, तो a यहाँ से हम निकाल सकते हैं। चलिए अब हम इस फार्मूला को लगाते हैं, v स्क्वायर, v का मतलब 0 का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, 11 का स्क्वायर प्लस 2 गुने a और गुने s के जगह पर 121। तो 0 इक्वल टू 121 प्लस 2 गुने a गुने 100 कितना 21। अगर यह प्लस में है इधर हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो माइनस 121 इक्वल टू 2 गुने a गुने 121। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 121 बटा कितना 121 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा -1/2। अब आइए हमको क्या निकालना है, समय। तो समय हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस क्या चीज 80। v के जगह पे 0, u का वैल्यू कितना है 11 प्लस a का वैल्यू कितना है -1/2 और t के जगह पे t। देखिए यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ हम लोग को यूनिट देना अनिवार्य होता है अगर एग्जाम में, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए तब हम यहाँ देखते हैं। अब यहाँ प्लस में है तो माइनस है तो यहाँ प्लस में आ जाएगा 1/2 t इक्वल टू कितना 11। तो t बराबर कितना हो गया 11 गुने 2 इक्वल टू 22 सेकेंड हो गया। चलिए एक और हम लोग देखते हैं। इस फार्मूले के अलावा एक चौथा फार्मूला यह आता है, ये समझिए क्या फार्मूला का आता है। इसे कह रहा है कोई पिंड अगर ए पॉइंट से चलना शुरू करे और चलते चलते n सेकेंड के बाद अगर हमको सी पे पहुंचती है, तो कहने का मतलब 1 सेकेंड में इतना दूरी तय करेगी, दूसरे सेकेंड में इतना दूरी तय करेगी, तीसरे सेकेंड में यह दूरी तय करेगी। अगर तीसरा सेकेंड की बात किया जाए तो यह ना दूरी है, मतलब कि 3 सेकेंड में तय की गई दूरी को हम किससे घटा लेंगे 2 सेकेंड की दूरी, जबकि यह टोटल दूरी बताता है। अगर हमको 9वें सेकेंड में निकालना हो 9वें सेकेंड में, तो मतलब कि हमको केवल यह दूरी बताना है जो n सेकेंड के में तय की गई है। तो उसके लिए फार्मूला है s 9वें इक्वल टू u प्लस 2n-1 इंटू a बाई क्या चीज 2। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया कि कोई पिंड विरामा अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, इसका मतलब हो गया u बराबर क्या चीज 0। तो 9वें सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगा, यदि त्वरण हमको कितना दिया है यानी a बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हम जानते हैं s 9वें इक्वल टू होता है u प्लस 2n-1 इंटू a बाई कितना के 2 के। आइए u 0 प्लस 2 गुने 10 -1 बटा 2। आइए का वैल्यू यहाँ कितना पुट कीजिएगा 10, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5 और यहाँ कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 19 और 19 20 में से कितना 19 में 5 से मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा 95 मीटर हो गया। बाकी हम लोग अगले क्लास